हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 हिस्ट्री का। जब जनता बगावत करती है 1897 और उसके बाद क्या क्या चीजें हो रही थी, क्या क्या चीजें हुई थी, इस बारे में देखेंगे। तो यह जो यहाँ पे चित्र दिखाया गया है, सिपाही और किसान विरोध के लिए ताकत जुटाते हुए है। ठीक है, जो सिपाही थे भारत के ही लोग थे, वो भी किसान ही थे। और जो सिपाही और किसान थे वो किस तरह से ताकत जुटाए और 1857 के विद्रोह में उतरे थे, उसके लिए ये पिक्चर बनाया गया है। यहाँ पे नीतियां और लोग में ये है नीतियां और लोग। पिछले अध्याय में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभाव के बारे में पढ़ा। इन नीतियों से राजाओं, रानियों और किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह से असर पड़े। तरह तरह से असर पड़े। आप यह देख चुके हैं कि जो नीतियां और कार्रवाइयां जनता के हित में नहीं होती, जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती, उनका लोग किस तरह विरोध करते हैं। मतलब ये है कि लोग जो है उनके साथ जो जैसे कि जो आदिवासी थे, जो जमींदार थे, किसान थे, राजा थे, रानी थे, उन सब के साथ जो नीतियां लागू कर रहे थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नवाब या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर, वो जो है इन्हें बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर रहे थे और इसलिए वो विरोध कर रहे थे। भारत के लोग नवाबों की छिनती सत्ता। आपको पता है कि पहले कंपनी व्यापार करने आई और बाद में धीरे धीरे सभी नवाबों से लड़ाई लेती गई और उनसे लड़के जीत के और पूरे भूभाग पे बहुत सारे राजाओं को उन्होंने हरा कर वहां पे खुद राजा बन के बैठ गए। तो इस तरह से जो नवाब थे उनकी सत्ता छिनती जा रही थी। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी। उनकी सत्ता सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैयार कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार वह इलाके एक एक करके छिनते जा रहे थे। तो यही सारी चीजें हो रही थी। ठीक है, जो पेशवा थे बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिले। मीन्स कि जो पुणे के जो शासक थे, महाराष्ट्र के बाजीराव पेशवा, उनको उन लोगों ने हटा के और पूरे राज्य पे अपना अधिकार कर लिया और उनको कानपुर भेज दिया और उनको पेंशन देते थे जिससे वो अपनी जीविका चलाते थे। और उनकी मृत्यु के बाद उनके दत्तक पुत्र को पेंशन मिलने के लिए कंपनी तैयार नहीं थी पेंशन देने के लिए। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। ठीक है, अवध की जो रियासत थी, लखनऊ जिसे हम कहते हैं, वो आखिरी रियासत थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई। 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है। अंग्रेज जो है किस तरह से शासन करते, वो बोलते कि तुम जो है शासन अच्छे से नहीं चला रहे हो, मैं चलाऊंगा अच्छे से, और इस तरह से उन्हें हरा के और खुद शासन करने लगते। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की पूरी योजना बना ली थी। ठीक है, तो ऐसा ही कर रहे थे। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया और 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर, बादशाह का जो परिवार था उसको लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद
उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्होंने केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। किसान और सिपाही किस तरह से कंपनी के लोगों से परेशान थे, ये देखेंगे हम। गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। जो गांव था उसमें किसान और जमींदारों से बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता था, इसलिए वो परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिए कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे, इसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी जमीन हाथ से निकलती जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन भत्तों शर्तों के कारण परेशान थे। नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। क्या आप जानते हैं, उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। लेकिन क्या होता था, जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में एतराज नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई, क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था। 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। सिपाही गांवों के हालत से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वे अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे। लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया। मीन्स कि किसान और सिपाही सभी परेशान थे इन के शासन से, कंपनी के लोगों के शासन से, अंग्रेजों के शासन से। सुधारों पर प्रतिक्रिया। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकना, विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मशीनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ की जमीन और संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। 1850 में एक नया कानून बना जिसे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया था, अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज, परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारों और उनके सुधार आंदोलनों के बारे में अगले अध्याय में हम लोग देखेंगे। जनता की नजर से ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। 84 नियमों की सूची। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ महाराष्ट्र के गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं, रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई। उन्होंने सलाह दी है कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था। अंग्रेज सरकार हिंदू मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है। कलकत्ता में सारे राजाओं राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है। सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणाम की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा कि अगर वे नियम लागू किए गए तो बाहरी उथल पुथल मच जाएगी, कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजना बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई है। मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई है। जल्द ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों में मिलती है। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। उन्होंने 48 की उम्र में
तक ही नौकरी की और वे सेवानिवृत्त हो गए। बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की, हालांकि उनका बेटा भी विद्रोह के साथ था। अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला था। अपने सेवानिवृत्ति के बाद के कमान अफसर नारगेट ने उन्हें अपने संस्मरण में लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, जिनका नारगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित किया गया। मेरा मानना है कि अवध पर पूरे कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया है और वे सरकार के खिलाफ साजिश रचने लगे हैं। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह नुमाइंदों को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना धोखा किया। उन्होंने हजार झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिक अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया, ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें और उनका सुझाव पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है। मीन्स कि देखो क्या करते थे, अंग्रेज झूठ बोल बोल के लोगों को गुमराह कर देते थे। संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफलों के इस्तेमाल के लिए तरीके बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान न जाने कहां से यह खबर फैल गई कि राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। हमारी रेजिडेंस के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर फैलाने लगे। जल्द ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे ही मैंने पहले की जिक्र किया, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कारतूस तैयार किए। उन्होंने इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाएं। कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी, इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी, और उन्होंने मुझे घर चलने की हिदायत दी। अब यहाँ पे हम देखते हैं सैनिक। अब यहाँ पे हम देखते हैं सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। तो अब ये जो सिपाही थे, जो सैनिक थे, ये विद्रोह कर दिए, क्योंकि जो हिंदू और जो मुस्लिम थे उनमें जो है कि हिंदू जो है गाय को भगवान मानते हैं और मुस्लिम जो है सुअर को भगवान, मतलब सुअर के मांस को नहीं खाते, और उन दोनों को ही दांतों से उस कारतूस पे बने हुए कवर को हटाना रहता था। इस तरह से पूरा विद्रोह फैल गया सिपाहियों में, और सिपाहियों के साथ साथ उसमें जनता ने भी साथ दिया। उत्तरी भारत के भागों में 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में जो शुरू हुआ इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व खतरे में डाल दिया। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। मीन्स कि पूरे भारत में अब बगावत शुरू हो गई थी इसी बात को लेके कि उनके धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं मेरठ से दिल्ली तक क्या हो रहा था, ये देखेंगे हम। तो 29 मार्च 1857 को यूएस सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने में फांसी पर लटका दिया गया। जब ये विरोध हो रहे थे उस समय जो युवा नेता थे, जो यूएस सिपाहियों के नेता थे, उनको जो है क्या कर रहे थे, वो लोग फांसी पे लटका दे रहे थे, किसी ना किसी बहाने से उन्हें मार देते थे। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था उन कारतूसों पर गाय सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। 85 सिपाही को नौकर से निकाल दिया गया नौकरी से। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई। यह 9 मई 1857 की बात है।
अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आजाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए। अंग्रेजों की इमारतों और संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। मीन्स कि पूरे भारत में जो जनता थी और जो सिपाही थे, जो कि भारतीय ही थे, किसान थे, सबने मिलके बहुत बड़ा विद्रोह कर दिया। मेरठ में से लेके दिल्ली तक हर तरफ विरोध ही विरोध था। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात, मतलब कि कुछ सिपाहियों को 10 मई की रात को घोड़े पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया। इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। मीन्स कि भारत के जो लोग थे वो नवाबों को तो अपना नेता बना रहे थे, लेकिन अंग्रेजों से लड़ रहे थे। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखिया और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। फिर 1857 से ही पूरी लड़ाई जो है बड़े लेवल पे होने लगी थी। सभी राज्य जो है परेशान हो गए थे। सभी राज्यों पे कंपनी का शासन हो गया था और जो भी उसमें दबे हुए जो शासक थे, उन सब रजवाड़े मिलके उन सब लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। बगावत फैलने लगी थी। यहाँ पे देखिए, जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए, बहादुर शाह जफर को जब सिपाहियों ने मिला लिया अपने साथ और दिल्ली में अंग्रेजों को हरा के भगा दिया, तो दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए। तो लगभग 1 हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है खबर फैलने में कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर तो विद्रोहों का सिलसिला शुरू हो गया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, छावनियों में अंग्रेज अफसरों को मारा जाने लगा। विद्रोह में यही हो रहा था कि जितने अंग्रेज अफसर थे उनको मारा जाने लगा था। एक के बाद एक हर रेजिडेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों को साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों, गाँव के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों, मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने राजाओं से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब जो थे वो कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से बाहर खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वजीद के बेटे बीरजीत कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि बीरजीत कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोह सिपाहियों के साथ जा मिली। तो रानी लक्ष्मीबाई ने जो विद्रोह किया वो विद्रोह भी जाके सिपाहियों के साथ मिल गया। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र में राजगढ़ की आज भी बाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। तो हर जगह हर राज्य से विरोध होने लगा था। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी जबरदस्त हार हुई।
इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा विश्वास मिल गया था। खास तौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति हो गई थी। 6 अगस्त को 1897 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइलर ने अपने कमांडर इन चीफ को, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया था। हमारे लोग जन विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अब्दुल शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा। समझ चुके थे कि जनता क्या चाहते हैं। इस आधार पर उन्होंने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुंचे। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए। मीन्स बरेली के सिपाही बख्त खाने ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच किया। इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुआ। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों के साथ दिया। महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता लड़ाकों के युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। अब यहाँ पे देखिए जो है क्या हो रहा था, ये सारी लड़ाइयाँ हो गई। कंपनी का पलटवार, जो कंपनी थी वो उसका पलटवार क्या था। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। अंग्रेज भी कुछ ज्यादा ही बदमाश थे। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। कंपनी ने क्या किया, जो विद्रोह बहुत बड़े स्तर पे हो रहा था इसको कुचलने का प्रयास किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए। बोल दिया सितंबर 1897 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी भेज दिया गया। मीन्स कि अंग्रेज भी कोई कम नहीं थे। उन्होंने फिर से इस विद्रोह को कुचल दिया और जितने भी नवाब थे उनके पत्नियों को मार दिया और उनको नवाबों को जेल में भेज दिया। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का मतलब यह नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। दिल्ली पे तो अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचल के शासन कर लिया, लेकिन आगे भी ये टक्कर जारी रही। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़ना पड़ा। मीन्स की फिर उसके आगे 2 साल इन्होंने लड़ाई लड़ी और मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकायत हुई और मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंती बाई लोधी के साथ हुआ। खेड़ी की शुरुआत विजय के बाद उन्हें अपने आप को फौजी से घिरा पाया और वे शहीद हो गई। तत्ते टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसानों की सहायता से छप्पा मार युद्ध चलाते रहे। जिस तरह अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलता से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। तो मतलब कि जो विद्रोह हो रहा था उससे अंग्रेज परेशान तो हुए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने फिर से विद्रोह को कुचलना शुरू कर दिया। ये जो अंग्रेज टुकड़ियां थी दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ा देती है। कश्मीरी गेट को वो लोग उड़ा देते हैं। भूस्वामियों के लिए ये नामों का ऐलान कर दिया। उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी जमीन पर परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेज के सामने समर्पण कर देते हैं, अगर वे उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की तो वे सुरक्षित रहेंगे। मीन्स कि वो अंग्रेजों को अफसरों को मार दिया जाता था विद्रोह में ना, तो वो लोग बहुत सारी चीजें नियम बना
बनाने लगे जिससे कि अंग्रेज शासन भी चल सके और लोग विद्रोह भी ना करें। विद्रोह के बाद के साल तो अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया, लेकिन अब वे पहली वाली नीतियों के सहारे नहीं चल सकते थे। तो ने जो हम बदलाव किए वो क्या थे? ब्रिटिश संसद ने 1898 में एक नया कानून पारित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकारी ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए ताकि मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारतीय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया। जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी की इस तरह से ये सारी चीजें हो गई। तो मतलब कि आप देखिए कि वो लोग फिर से शासन करने में सफल हो गए। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि अंग्रेज भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासतें, वंशजों, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई। लेकिन इसके बाद उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना आधिपत्य स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। बाप रे। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। देखो अंग्रेज कितने चालाक थे। अवध, बिहार, मध्य भारत, दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों को ज्यादा सिपाहियों में भर्ती किया जाने लगा। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेज ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। भूस्वामी जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने की नीति बनाएंगे। तो इस तरह से कुछ रियायत देके उन लोगों ने फिर से भारत पे अपना शासन चालू रखा। 1857 की घटना बहुत पहले उसी प्रकार की एक घटना 1817 में खुर्दा नामक स्थान पर घटित हुई। हमारे लिए उस घटना का अध्ययन करना और सारी चीजें हैं। खुर्दा जो ओडिशा के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित छोटा राज्य था, वहां 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 105 गढ़ों, 60 बड़े और छोटे गांव सम्मिलित थे। एक जनबहुल उपजाऊ क्षेत्र था। उसके शासक राजा वीर किशोर देव को स्वाधिकृत 4 परगनाओं को तथा जगन्नाथ मंदिर को संचालन अधिकार समेत 14 गढ़ जातों के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को पूर्व में दबाव में आकर मराठों को सौंप देना पड़ा था। उनके पुत्र और उत्तराधिकारी मुकुंद देव द्वितीय इस दुर्दशा से विचलित थे। अतः अंग्रेज और मराठों के बीच जारी संघर्ष में अपने लिए एक मौका देखते हुए उन्होंने खोए हुए क्षेत्रों, जगन्नाथ मंदिर की देखरेख से संबंधित अधिकारों को पुनः प्राप्ति हेतु अंग्रेजों के साथ सलाह मशविरा शुरू कर दिया। परंतु 1803 में ओडिशा को अपने कब्जे में लेने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें इन दोनों मुद्दों में से किसी पर भी सकारात्मक व्यवहार करने की दिशा में कोई रुचि नहीं दिखाई। परिणामतः ओडिशा के दूसरे सामंतक राजाओं के साथ मिलकर मराठाओं के गुप्त समर्थन से उन्होंने जबरन अपने अधिकारों को लागू करने का प्रयास किया। इसकी वजह से उन्हें अपने पद से विस्थापित होना पड़ा। अंग्रेजों ने अपने राज्य को अपने में मिला लिया सांत्वना के रूप में एक नियमित अनुदान के साथ, जो कि उनकी पूर्व भू संपत्ति के राजस्व का मात्र 1/10 था। अंग्रेजों ने उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व दिया। उनका निवास पुरी में निश्चित कर दिया गया। इस अनैतिक व्यवस्था से उड़ीसा में दमनकारी विदेशी शासन ने एक ऐसे युग का प्रारंभ हुआ जिससे 1817 में गंभीर सशस्त्र संग्राम का मार्ग प्रशस्त किया। खुर्दा को अपने अधीन करने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने राजस्व निवृत्ति जमीन पर कर लगाने की
नीति अपनाई। इसमें राज्य के पूर्व सैनिक वर्ग, जिन्हें पाइक के नाम से जाना जाता था, उनका जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इस नीति की भयावता राजस्व की मांग, अनुचित वृद्धि और इस संग्रह के दमनकारी तरीकों से और बढ़ गई थी। इस कार्रवाई के फलस्वरूप 1805 खुर्दा के बड़े पैमाने पर लोग जमीन छोड़कर चले गए। फिर भी अंग्रेजों ने अस्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व भुगतान की नीति को चालू रखा, जिसमें जमीन की उपजाऊ क्षमता तथा रियायतों की भुगतान की क्षमता को अनदेखी करते हुए हर वर्ष राजस्व की मांगों में वृद्धि। हाँ, तक कि प्राकृतिक आपदाओं के समय में भी कोई उदारता नहीं दिखाई गई, जबकि उड़ीसा में ऐसी आपदाएं अक्सर आती रहती थी। बक्का खुर्दा के विस्थापित राजा का वंशानुगत सेनानायक जगबंधु विद्याभार महापात्र भ्रमर राय, जिन्हें लोग बक्सी जगत बंधु के नाम से जानते थे, वह ऐसे बेदखल हुए जमींदारों में से एक थे। व्यवहारिक रूप से वे एक भिखारी बन गए थे। अपने तथा अपने जैसे जमीन से बदहाल हुए लोगों की ओर से संघर्ष करने का निश्चय करने के से पूर्व प्रायः 2 साल तक उन्होंने खुर्दा के लोगों के स्वैच्छिक दान से अपना गुजारा किया। बीते हुए वर्ष के साथ साथ वे तकलीफें इन शिकायतों के साथ जुड़ गई थी। अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में चांदी के सिक्कों का प्रचलन, इस नई मुद्रा में राजस्व के भुगतान पर जोर देना, खाद्य सामग्री की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि, नमक की आपूर्ति में कमी, जो कि कंपनी के एक अधिकार नीति के चलाने के चलते लगभग दुर्लभ हो गया था, जिसके कारण ओडिशा के पारंपरिक रूप से नमक बनाने वाले इस कंपनी से वंचित रह गए थे। स्थानीय जमींदारों की कलकत्ता में नीलामी, जिसके कारण ओडिशा में बंगाल के अनुपस्थित जमींदारों का आगमन हुआ। इसके अतिरिक्त असंवेदनशील तथा भ्रष्ट पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था ने भी स्थिति को और दुष्कर बना दिया, जिसके चलते होने वाले सशस्त्र संग्राम ने और भयावह आकार धारण कर लिया। 29 मार्च 1817 को इस संग्राम की शुरुआत तब हो गई जब पाइकों ने बानपुर में स्थित पुलिस चौकी और अन्य सरकारी संस्थानों पर हमला कर दिए और 100 से अधिक लोगों की हत्या करने के साथ साथ सरकारी खजानों में से एक बड़ी रकम लेकर चले गए। शीघ्र ही खुर्दा को केंद्र करते हुए इस घटना की लहर अलग अलग दिशाओं में फैल गई। अब देखिए मीन्स कि क्या हुआ कि जो खुर्दा था, जो कि उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा है, तो उस पे अंग्रेजों ने अपना शासन कर लिया था और वहाँ पे जो भी लोग शासक थे उन सबको बेदखल कर दिया था और उनको एक भिखारियों की तरह का जीवन जीना पड़ रहा था। तो इसलिए भिखारियों की तरह का जीवन जीना पड़ रहा था। फिर बाद में चल के उन लोगों ने क्या किया, विरोध कर दिया। उत्साह से भरपूर जमींदार और रैयत पाइकों के साथ मिल गए, जो उनके साथ नहीं मिले उन्हें प्रताड़ित किया गया। एक कर मत दो अभियान की शुरू किया गया। अंग्रेजों ने पाइकों को उनके जमे हुए स्थान से हटाने की कोशिश की, परंतु असफल रहे। 14 अप्रैल 1817 को बक्सी जगबंधु ने 5 से 10,000 पाइकों और कंध जनजाति के योद्धाओं की अगवाई कर पुरी को कब्जे में ले लिया। मुकुंद देव द्वितीय को उनकी झिकझिक के बावजूद राजा घोषित कर दिया गया। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों ने भी पाइकों को अपना भरपूर समर्थन प्रदान किया। स्थिति को हाथ से निकलते हुए देख अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। जल्द ही घोषित राजा पकड़े गए और उन्हें उनके पुत्र सहित कटक में कारावास दे दिया गया। बक्सी ने अपने करीबी सहयोगियों कृष्णचंद्र भ्रमरवर राय के साथ मिलकर कटक और खुर्दा के बीच यातायात के साथ माध्यम को काटने का प्रयास किया। इसके साथ साथ संघर्ष ओडिशा के दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में फैल गया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने मेजर जनरल मार्टिन पाइकों के चंगुल से पूरे क्षेत्र को मुक्त करने के लिए भेजा और बक्सी जगबंधु और उनके साथियों को पकड़वाने के लिए पुरस्कार भी घोषित किए। इस प्रकार जो सामरिक कार्रवाई चली उसमें सैकड़ों पाइक मारे गए, कई घने जंगलों में चले गए और अन्य सामूहिक क्षमा योजना के तहत अपने घरों में लौट गए। इस तरह से अंग्रेजों ने मई 1817 तक खुर्दा के संग्राम को लगभग काबू में कर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, हर जगह तो ये लोग यही कर रहे थे।
जैसे विरोध भी अपना राज्य चलाते और विरोध होता तो उस विरोध को भी दबा देते थे, परम शांति के एक स्वर्गिक साम्राज्य की खातिर। लेकिन इन अंग्रेजों के शासन से कोई भी खुश नहीं था। 1857 में भारत में विद्रोह फैला। उसी समय चीन के दक्षिणी भागों में भी एक विशाल जन विद्रोह हो रहा था। यह विद्रोह 1850 में शुरू हुआ, 1860 के मध्य में जाकर खत्म हुआ। हांग कुआंग के नेतृत्व में हजारों मेहनतकश गरीब लोगों ने परम शांति के स्वर्गिक साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी। इस विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है। हांग कुआंग ने धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपना लिया था। अब यहाँ पे जो है कि जिस समय भारत में विद्रोह चल रहा था उसी समय चाइना में भी कुछ विद्रोह चल रहे थे परम शांति के लिए। वहां भी लोगों को परेशान किया जाता था, तो वो लोग भी इनसे परेशान होके जो हांग जियांगू ने धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपना लिया था और वह कन्फ्यूशियसवाद और बौद्ध आदि परंपरागत चीनी धर्मों के खिलाफ थे। ताइपिंग के विद्रोह एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहां ईसाई धर्म को माना जाएगा, जहां किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होगी, जहां सामाजिक वर्गों पुरुष और स्त्री के बीच कोई भेद नहीं होगा, जहां अफीम, तंबाकू, शराब के सेवन तथा जुए, बेसब्री, गुलामी पर पाबंदी होगी। चीन में तैनात अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाओं ने ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग साम्राज्य के बादशाह को काफी मदद दी। अब देखिए कि हर जगह विद्रोह हो रहे थे, मीन्स कि चाइना में भी हो रहा था, इंडिया में भी हो रहा था। इन अंग्रेजों से और यूरोप के जो लोग थे इनके शासन से, इनकी गुलामी से सब परेशान थे और सब मुक्ति चाहते थे। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में यहीं तक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी का हम देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।